हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मोल को डिटरमाइन करने के और भी कुछ नए फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए चालू करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टडी करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है इसके बारे में। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हुआ? एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो देखिए एटॉमिक नंबर जो है ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एलिमेंट in an element is called एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट का जितने भी उस एलिमेंट में प्रोटॉन होते हैं उसको उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। या इसको लिख सकते हैं एलिमेंट की जगह पर हम एटम। किसी एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्लियर हुआ? जैसे देखिए यहां एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे ये बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं आप। पेरियोडिक टेबल में जो नंबर इन एलिमेंट्स को मिल रहा है यही इनका एटॉमिक नंबर है। क्लियर हुआ? पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जो उनका पेरियोडिक नंबर है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्योंकि जब हम पेरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे तो वहां पर देखेंगे जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के फंक्शन पर डिपेंडेंट है, ठीक। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? किसी भी एटम में, ये बात कर सकते हैं एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसे ही उस एटम का एटॉमिक नंबर या उस एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर कहेंगे। दूसरा होता है देखिए एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए एटॉमिक मास अलग है और एटॉमिक मास नंबर अलग है। एटॉमिक मास नंबर जो है इसका डेफिनेशन लिखेंगे। एटॉमिक मास जो है वो किसी एटम का इलेक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास हुआ करता था। जबकि एटॉमिक मास नंबर क्या है इसको समझते हैं। एटॉमिक मास नंबर जो है इट इज द sum of number of protons and neutrons of an element। किसी एलिमेंट के, एलिमेंट या एटम भी लिख सकते हैं आप, किसी एटम या किसी एलिमेंट के लिए जितने भी प्रोटॉन्स और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर का सम कर दें तो एटॉमिक नंबर आता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर यदि A है और प्रोटॉन का नंबर P है और न्यूट्रॉन का नंबर N है तो एटॉमिक मास नंबर A इक्वल्स टू प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Z जो है ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? एटॉमिक मास नंबर क्या है? किसी भी एटम में, for any atom or element, the number of protons plus number of neutrons or the summation of number of proton plus number of neutron is called atomic mass number। Is it clear? जबकि यहाँ देखिए एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर है और ये एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास m इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो भी होगा इनका सबका सम करना है।
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इलेक्ट्रॉन के मास में उसके नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक प्रोटॉन के मास में उसके नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक न्यूट्रॉन के मास में उसके नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो आएगा दैट मीन्स मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एम ई, एंड ई यदि इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारे पास एम ई इंटू ई उसके इलेक्ट्रॉन्स का मास हो जाएगा, एम पी इंटू पी उसके प्रोटॉन्स के मास होंगे, और एम एन इंटू एन उसके न्यूट्रॉन्स के मास होंगे। तो इन सब का सम करने से हमारे पास एटॉमिक मास मिलेगा, जबकि एटॉमिक मास नंबर क्या है देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस, अब थोड़ा देखिए, एटॉमिक मास जो है ये पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जबकि एटॉमिक मास नंबर हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा। ये एक पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, या डेसिमल में नहीं होगा। ये किस में होगा? हमेशा एक इंटीजर नंबर में होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इन इंटीजर नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आधा प्रोटॉन ऐसा नहीं बोला जाएगा, या आधा न्यूट्रॉन, या 3/2 न्यूट्रॉन, इस टाइप से नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये एटॉमिक मास नंबर था और ये एटॉमिक मास था, और ये क्या है? यह एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट किया, इसे ए से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तो मान लीजिए हमारे पास ये x कोई एलिमेंट है। x क्या है? x इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये x जो है किसी एलिमेंट का सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए H ही, ऐसे x किसी भी एलिमेंट का सिंबल है। तो जो Z है उसको या तो यहां लिखा जाता है और A को यहां लिखा जाता है, और करके ऐसा भी लिखा जा सकता है, देयर इज Z देयर इज A, ये भी लिखा जा सकता है, या कहीं पे आप इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ देखेंगे। क्लियर हुआ अपन? या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर Z क्या है? Z है एटॉमिक नंबर, और A क्या है? ये है एटॉमिक मास नंबर, और X क्या है? X है किसी एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो आइए हम लोग कुछ थोड़े से एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर का स्टडी करेंगे, और बाद में देखेंगे कि उस एलिमेंट्स में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को मोल कंसेप्ट में स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन 1 1। अब यहाँ पर 1 1 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि Z का वैल्यू 1 है और A का वैल्यू भी 1 है। हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरॉन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देयर इज फ्लोरीन 9 19, नियॉन 10 20। 10 एलिमेंट हो गए हमारे पास, ठीक है। सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24, एल्यूमिनियम 13 27, सिलिकॉन 14 28, फास्फोरस 15 31, एंड सल्फर 16 32। ठीक, इसके बाद भी कि यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए क्या होता है देखिए, क्लोरीन 17 35 और क्लोरीन 17 37। ठीक, ये 2 फॉर्म पे पाया जाता है। आगे चल के हम स्टडी करेंगे कि
कुछ आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इसलिए अभी हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कुछ आइसोटॉप्स वाले भी यूज दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स फॉर्म हैं, तो इसलिए हम इसको यहीं तक स्टडी करेंगे। इसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो जब हम आइसोटॉप्स पढ़ लेंगे तब इसके आगे का स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो इनिशियली 16 एलिमेंट्स का कम से कम आपको एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, हम एक पॉइंट यहां स्टडी करते हैं, एटम्स आर न्यूट्रल। ये पॉइंट समझिए, जो भी एटम्स है वो सब क्या है, न्यूट्रल है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एटम टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। साइन अलग है इसलिए हम यहाँ पर मॉड लगा लेते हैं। ठीक है, या बात कर सकते हैं द समीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू 0। ठीक है, किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सम है वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है और एटम जो है वो न्यूट्रल है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सम 0 है, या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है। इसका मतलब हमारे पास एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन 0 चार्ज होता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। ठीक है, और क्योंकि ये आगे चल के हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से यूनिट है, उसमें और डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। अभी आपको ये थोड़ा याद रखना है इसमें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम है। और हमने ये अभी डिस्कस किया ऊपर यहाँ पर कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में लिखते हैं, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, लेकिन साइन प्लस जाएगा, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज है लेकिन नेगेटिव चार्ज है। आया समझ में। इसीलिए एटम जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होने की वजह से न्यूट्रल है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। तो हमारे पास इन एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे देखिए। फॉर एटम number of protons is equals to Z, बिकॉज एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन है कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं वही उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये डिस्कस किया हमने कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन का होता है। एटम न्यूट्रल है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, साइन अपोजिट है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, या लिख सकते हैं इसको ऐसा, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू ई। ठीक है, जो किसी एटम के लिए, ध्यान रखिए अभी हम यहाँ पर एटम का बात कर रहे हैं, यहाँ पर आयंस के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। फॉर एटम लिखा हुआ है, फॉर एटम्स,
एटम के लिए जितना भी उसके पास प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर है, या एटॉमिक नंबर ही उसके प्रोटॉन्स का नंबर है, और एटॉमिक नंबर ही उसके इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर का सम जेड होता है, जी नहीं। जितना जेड है उतना ही प्रोटॉन है और उतना ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए जेड का वैल्यू 2 आ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हमको, क्योंकि यहां देखिए कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था A इक्वल्स टू P प्लस N, यदि हमको N चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा A माइनस P, और P क्या है, P है Z, तो A माइनस Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक मास नंबर को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाता है। इसको याद रखिए, आगे चल के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे देखिए फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन 1 तो यहां पर हमको Z इक्वल्स टू दिखाई दे रहा है 1 और A इक्वल्स टू भी दिखाई दे रहा है 1, ठीक है। अब यदि हमको पता करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन जो है वो Z के बराबर है और ये है 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन से यदि पता करना तो ये भी Z के बराबर, इसका भी नंबर है 1, तो एक इलेक्ट्रॉन भी है। और यदि न्यूट्रॉन पता करना है तो यह A माइनस Z, A है 1 Z भी है 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो पूरे पेरियोडिक टेबल में पहला क्वेश्चन तो ये जनरेट हो गया कि पूरे पेरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, वो है हाइड्रोजन। क्लियर हुआ पॉइंट? ये एक ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट विच हैवेंट एनी न्यूट्रॉन, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। किसके पास? हाइड्रोजन के पास। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास हीलियम है, हीलियम 24, Z इक्वल्स टू दिखाई दे रहा है, ये Z है 2 और A इक्वल्स टू 4 दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 2, क्योंकि Z 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी Z के बराबर होता है और ये भी 2 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू A माइनस Z, और A है 4 और Z है 2, तो A भी 2 आया। क्लियर हुआ पॉइंट? तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। लिथियम के लिए करते हैं यही, लिथियम 3 7, Z इज इक्वल टू 3, A इक्वल टू 7। अब देखिए प्रोटॉन कितना हो जाएगा Z के बराबर, और Z कितना है 3, इलेक्ट्रॉन कितना होगा Z के बराबर, तो यही होगा 3। लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा A माइनस Z, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, ये न्यूट्रॉन आ गया। ये कैलकुलेशन हुआ किसके लिए? लिथियम के लिए हुआ। ऐसे आपको 1 to 16 एलिमेंट जितने भी लिखे हैं यहाँ पर, उनके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, इसके बाद हम इसमें से मोल कंसेप्ट में किस तरीके से इसका यूज होगा उसमें आएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास आता है सोडियम 1123, सोडियम 1123, तो सोडियम 11, यहाँ पर Z का वैल्यू है 11, A का वैल्यू है 23, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 11 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो होगा 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये हमारे पास सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन है A और Z पता होने पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, प्रोटॉन्स के नंबर का मोल कंसेप्ट में किस तरीके से एप्लीकेशन होगा।
क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पर एक, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जब हमारे पास एक हाइड्रोजन था, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। एक ऑक्सीजन था, वो भी आसानी से कर लिया हम लोगों ने कैलकुलेट। चलिए मान लेते हैं 1 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा रहता है ऐसा, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा रहता है ऐसा, तो हम क्या करते, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो भाई एक हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन का नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, न्यूट्रॉन 0 फॉर 1 हाइड्रोजन, देयरफॉर 2 हाइड्रोजन, प्रोटॉन हो जाता 2, इलेक्ट्रॉन हो जाता 2 और न्यूट्रॉन हो जाता 2। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर लेते और जितने भी प्रोटॉन है सब निकाल के इसके लिए प्रोटॉन कैलकुलेट करते और इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते। क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चंस में ये बताया गया है कि जो वेट ऑफ वाटर है वो 18 ग्राम है, और हमको ये डिसाइड करना है कि 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। सबसे पहला टास्क, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ वाटर इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल। ठीक है, तो वाटर का कल हमने कैलकुलेट किया था, अभी देखते हैं यहाँ वापस। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जाएगा 2 और एक ऑक्सीजन का 16, ये होता है 18 ग्राम पर मोल। एक मोल वाटर का मास 18 ग्राम पर मोल होगा, या एक मॉलिक्यूल वाटर की बात करेंगे तो 18 AMU आएगा। ठीक है, तो मोल में हमारे पास जो यूनिट है वो ग्राम पर मोल यूज करना है हमको। तो मोल ऑफ वाटर यहाँ पर क्या आ रहा है, 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, कितना मोल वाटर आया, जी हाँ 1 मोल वाटर आया। क्लियर ओपन, हमारे पास 1 मोल वाटर आ गया है, और 1 मोल वाटर दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू, एक मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स वाटर होंगे, तो हमको पता है 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23, और इतने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो देयर इज ऑल्सो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जी हाँ, 18 ग्राम वाटर में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कैलकुलेशन था उसके अकॉर्डिंग क्या था, देखिए 2 हाइड्रोजन में, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन में टोटल प्रोटॉन्स कितना आया था 2, और एक ऑक्सीजन के लिए O8 16 होता है, तो प्रोटॉन आता है यहाँ पर 8, इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा 8 और न्यूट्रॉन भी आ रहा होगा 8, 16 - 8 = 8। तो यहां से हमारे पास एक ऑक्सीजन के पास आया है 8 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन के पास आया है 2 प्रोटॉन, तो टोटल प्रोटॉन कितना हो गया, टोटल प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 2 + 8 = 10। 8 प्रोटॉन इसके पास है, 2 प्रोटॉन इसके पास है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स में, किसमें देखिए 1 वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नाउ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू, एक के पास 10 तो इसके पास कितना हो जाएगा 10 × 6.023 10⁻23
प्रोटॉन्स, इसको लिख सकते हैं 6.023 10 पावर 24 प्रोटॉन्स, और ये हमारे पास आंसर होगा। तो देखिए एटम्स में एटॉमिक नंबर पता है आपको, एटॉमिक मास नंबर पता है आपको, तो आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को निकालने के बाद ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में इस तरीके से फिट हो जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन तो ये था, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम इसी में। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी क्वेश्चन में यदि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 के लिए इलेक्ट्रॉन्स आया था 2, प्रोटॉन्स इसमें 8 आया था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी 8 आया था। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा था? टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहा था 10। कैलकुलेट कर लीजिएगा इससे पहले वाले उससे भी, कि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के पास, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर इज ऑन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट वी हैव 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमारे पास टोटल 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है 18 ग्राम वाटर में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 इंटू 6.023 10 पावर 23, या लिख सकते हैं 6.023 10 पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये दूसरा क्वेश्चन भी बन गया हमारे पास। प्रोटॉन के साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। चलिए आइए, यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे ये बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। H2O में फॉर हाइड्रोजन न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 0, कुछ देर पहले हमने कैलकुलेट किया, न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है, तो 2 हाइड्रोजन में भी 0 ही न्यूट्रॉन रहेगा। न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 0। एंड फॉर ऑक्सीजन न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 8 होता है, तो टोटल न्यूट्रॉन्स इन अ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। 0 + 8 = 8 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स कितना था? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स वाटर है, जो कि 18 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन, 6.023 10 पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आएगा? देखिए 8 इंटू 6.023 10 पावर 23 न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। अप्रॉक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 48 इंटू 10 पावर 23 न्यूट्रॉन्स, या इसी को लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 पावर 24 न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये बेसिक डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल रहे हैं हम? जब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, वेट ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, उससे पहले हमको मोल निकालना है, मोल से एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का स्टडी कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी रिगार्डिंग करते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ molecules, atoms, electrons, protons and neutrons for 50 gram of calcium carbonate।
कैल्शियम कार्बन देखा होगा, चौक जो है उसको कैल्शियम कार्बन बोला जाता है, ठीक है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना है, इसमें 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है 50 के बाद लिखा हुआ है ग्राम, और ग्राम के बाद एक वर्ड आया है ऑफ। और हमने कल डिस्कस किया था कि ग्राम के बाद डायरेक्ट यदि कोई मॉलिक्यूल्स आता है, एटम्स आता है या आयंस आता है, उसका नंबर होता है ऑलरेडी मोल या स्पीशीज में। यहाँ पर ऑफ आया हो, इसका मतलब सॉल्यूशन करते हम लोग तो वेट ऑफ CaCO3 जो दिया है वो है 50 ग्राम, ये वेट है क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं हिंट करता हूँ आपको कि कैल्शियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास नंबर होता है 40। Z इक्वल्स टू 20, ठीक है, Z इक्वल्स टू 20 और A इक्वल्स टू 40। ये आपको डेटा में दिया हुआ है, क्योंकि अभी आपको 20 तक के एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर यदि नहीं पता है तो ये डेटा में दिया जा रहा है आपको। कार्बन एंड ऑक्सीजन का मैंने स्टडी करवाया कुछ देर पहले। तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन हमको पता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और कैल्शियम का 40, यहां से आ गया। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 क्या होगा, CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, देखिए इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास, इसका मास है 40, इसका मास है 12 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 का हो जाएगा 48, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100 ग्राम पर मोल। ये CaCO3 का मोलर मास आ गया, जिसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला टास्क तो ये है कि मोल निकालना हमारे पास। तो मोल ऑफ CaCO3 जो होगा ये क्या होगा, देखिए वेट ऑफ CaCO3 जो गिवन है इन टर्म्स ऑफ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन वेट दिया है 50 ग्राम और यह है 100 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, 5 से 2 टाइम हमारे पास आ गया ये 1/2 मोल ऑफ CaCO3 या 0.5 मोल ऑफ CaCO3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यदि हमको मॉलिक्यूल्स बताना है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, एक मोल का मतलब 6.023 10^23 होता है। आधे मोल का मीनिंग क्या होगा, 1/2 इंटू 6.023 10^23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा CaCO3 का। तो सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 3 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। क्लियर हुआ पॉइंट। मॉलिक्यूल्स कितना आ गया CaCO3 का, 3 इंटू 10^23। अब यहां देखिए आगे, एक मॉलिक्यूल CaCO3 में एटम्स कैलकुलेट करना है। टोटल एटम्स किससे दिख रहे हैं, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। टोटल एटम कितना हुआ यहाँ पर 5, 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन 4 हो गया और एक कैल्शियम 5 हो गया। यहाँ पर कैल्शियम के लिए C और A ये दो एटम नहीं है, कैल्शियम ओनली Ca जो है वो कैल्शियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ कोई दो एटम नहीं है, ये खुद एक एटम है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है, देखिए 3 and 1 4 and 1 5 एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल CaCO3 में, जबकि हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है CaCO3 का, 3 इंटू 10^23। देयरफॉर टोटल एटम्स इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू इतने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो 3 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ, इतने एटम्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है 15 इंटू 10^23
एटम्स आ गया। 15 इंटू 10⁻23 टोटल एटम्स आ रहा है, ठीक है, टोटल एटम्स। ये कैल्शियम का भी है, कार्बन का भी है और ऑक्सीजन का भी, इन सभी के एटम्स का सम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स आ गया, एटम्स आ गया। अब हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर देखते हैं वापस, फॉर कैल्शियम प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा 20, इलेक्ट्रॉन का नंबर 20 एंड न्यूट्रॉन का नंबर 40 - 20 = 20, ठीक है। और कार्बन के पास 6 12 होता है ये, तो प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 और न्यूट्रॉन 6 एंड ऑक्सीजन के लिए होता है 8 16 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन भी 8, ठीक है। तो फॉर CaCO3 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, इसके पास 20 इसके पास 6 और ये 3 ऑक्सीजन है, एक के पास होता है 8, ठीक है। कितना आया ये 20 + 6 + 24, क्लियर हुआ अपन। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये हो गया 10 का 0 2 8 2 4 एंड 1 5, ठीक है। कितना आ रहा है प्रोटॉन 50 आ रहा है, क्लियर हुआ अपन। 50 प्रोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स भी 50 होगा भाई, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स कितना आ रहा है, देखिए न्यूट्रॉन भी 50 ही आते दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है हमारे पास, आया समझ में। ये किसके लिए था, ये एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए है। फॉर 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट देयर इज 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन एंड 50 न्यूट्रॉन। जबकि हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू, एक के पास 50 तो 3 × 10⁻23 के पास 50 × 3 × 10⁻23 प्रोटॉन्स आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 150 × 10⁻23, या इसे लिख सकते हैं 15 × 10⁻24 प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स भी 50 है, न्यूट्रॉन्स भी 50 है, तो ये प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 150 × 10⁻23 एंड न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 150 × 10⁻23, क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये हमारे पास एक पूरा होल क्वेश्चन था जिसमें कि हमने मोल निकाला, सबसे पहले मोल से मॉलिक्यूल बताया, मॉलिक्यूल से एटम बताया, एटम से प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए जो बेसिक कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट है, ये पूरे केमिस्ट्री के लिए, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर है। और यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे का कोई भी यूनिट समझ में नहीं आएगा प्रॉपर वे से, क्योंकि हर जगह पे पूरे यूनिट्स में, किसी भी यूनिट्स की बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में तो मोल वर्ड हर जगह पे आपको दिखाई देगा। इसलिए आप मोल में बहुत ध्यान लगा के समझिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस को करिए, तब जाके आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आगे से 11 के जो टॉपिक हैं वो भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग मोल कंसेप्ट के ही, सिर्फ मोल के ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन टाइप चेंज कर रहे हैं। मोल में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या होंगे इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कॉमा हाइड्रोजन एटम्स फॉर 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया के लिए NH3 दैट मीन्स अमोनिया, NH4 प्लस होता है अमोनियम आयन। तो अमोनिया के लिए हमको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है, वेट दिया हुआ है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। वेट ऑफ
NH3 दिया हुआ है हमको 34 ग्राम, और NH3 का मोलर मास जो आएगा वो कितना आएगा, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो ये हो गया 17 ग्राम। ठीक है, तो मोल इक्वल्स टू हो गया, मोल इक्वल्स टू वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल। ये आ गया 34 डिवाइड बाय 17, देयर इज ग्राम, ग्राम पर मोल। सॉल्व किया इसको तो आया 2 मोल। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन 2 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कितना हो गया, 2 मोल, या लिख सकते हैं 2 इंटू 6.023 टेंस पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 2 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होगा, 2 इंटू 6.023 टेंस पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सॉल्व करते हैं इसको, तो अप्रॉक्स सॉल्व करना है आपको, ये हो जाएगा 12 इंटू टेंस पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 12 इंटू टेंस पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गया। चलिए NH3 की बात कर रहे थे हम, इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। आपके पास क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम एक NH3 में 1 नाइट्रोजन, तो 12 इंटू टेंस पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 में 1 इंटू 12 इंटू टेंस पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होगा। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैसे निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12 इंटू टेंस पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 इंटू टेंस पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास से, ये हाइड्रोजन का एटम आ गया और ये नाइट्रोजन का एटम आ गया। यदि क्वेश्चन ऐसा होता कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये कितना हो रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 1 + 3 = 4। तब हम 12 इंटू टेंस पावर 23 मॉलिक्यूल्स में 4 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर, या इन दोनों को ऐड कर देते, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यदि लाना होता हमें तो आ जाता ये 4 इंटू 12 इंटू टेंस पावर 23 एटम्स, या 48 इंटू टेंस पावर 23 एटम्स आ जाता। ठीक है, तो ये रिगार्डिंग था क्वेश्चन कि किसी मॉलिक्यूल्स में पर्टिकुलर एटम का यदि नंबर पूछा जाता है, टोटल एटम का नंबर पूछा जाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं, टोटल प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा जाता है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न करते हैं, टर्निंग पॉइंट ले आते हैं। फॉर आयन, आयन के लिए हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेशन करना है। ठीक है, किसी भी आयन के लिए हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन करना है। जैसे देखिए, यदि आपके पास लिखा रहता है सोडियम प्लस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोडियम प्लस। आयन का डेफिनेशन हमने एटम मॉलिक्यूल्स इन आयन में पढ़ा हुआ है कि यदि कोई एटम है, एटम कुछ x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो उस एटम में उतना चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोडियम हमारे पास है, सोडियम के पास 11, 23 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, 11 एंड न्यूट्रॉन है 23। अब ये आप फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए आपसे
इलेक्ट्रॉन्स है 11, प्रोटॉन्स है 11 एंड न्यूट्रॉन है हमारे पास 12, 23 माइनस 11, ठीक है। तो यदि ये सोडियम एटम, इट इज एटम, 1+4 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 11 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पर। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10। लेकिन प्रोटॉन कितना बचा? प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है। और न्यूट्रॉन अभी भी 12 ही है। आया समझ में? तो चेंज क्या हुआ कि भाई एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जबकि आयन के पास, दिस इज नोन एज कैटायन, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है मतलब कौन सा चार्ज कम है? निगेटिव चार्ज कम है, इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। एक निगेटिव चार्ज कम है मतलब उसके पास एक एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये था कैलकुलेशन सोडियम कैटायन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये था कैटायन के लिए, एनायन के लिए लेके देखते हैं। ऑक्सीजन -2 फॉर ऑक्सीजन, ये मान लेते हैं ऑक्सीजन एटम है 816, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये O-2 बन जाएगा, ठीक है। ये एटम है, एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये है आयन, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन था 8, प्रोटॉन था 8 और न्यूट्रॉन था 8। कैसे था? तो देखिए ऑक्सीजन के पास 816 इसका एटॉमिक सिंबल था, जिसमें कि Z का वैल्यू 8 था और A का वैल्यू 16 था। इससे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट किए। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया? 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन तो अभी भी 8 ही है। प्रोटॉन ना एब्जॉर्ब हो रहा है ना इमिट हो रहा है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन निकल नहीं सक रहा है, ना न्यूट्रॉन निकल रहा है, और न्यूट्रॉन भी कितना है? 8 ही है। ये समझ में आया पॉइंट? तो इसके पास क्या हुआ देखें, तो इस पूरे सिस्टम में इस आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, और 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ इसलिए -2 लिखा हुआ है। तो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा, फॉर केस ऑफ कैटायन और एनायन, चाहे हम बात करते हैं कैटायन की या एनायन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? तो चेंज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। आया समझ में? तो इन केस ऑफ आयन क्या होता है देखिए, Z = प्रोटॉन्स के नंबर, प्रोटॉन्स नंबर, ठीक है, और A-Z = न्यूट्रॉन्स नंबर। दोनों फॉर्मूला सेम होता है जो एटम्स या एलिमेंट के लिए लिया था, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला है ये चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाता है Z माइनस चार्ज, और चार्ज क्या है? ये चार्ज है। अब थोड़ा समझिए, यहाँ पर प्लस साइन का भी यूज होता है, माइनस साइन का भी यूज होता है, प्लस माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है देखिए, फॉर कैटायन जब बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है देखिए, रिमूव हो रहा है। फॉर कैटायन देयर इज नेगेटिव साइन, यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लेना है, एंड फॉर एनायन यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन यूज करना है। ठीक है, फॉर एनायन देयर इज पॉजिटिव साइन, या लिख सकते हैं फॉर्मूला देखिए, फॉर कैटायन देयर इज Z माइनस चार्ज, और फॉर एनायन Z प्लस चार्ज। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? देखिए क्या होगा यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में करके देखते हैं। फॉर सोडियम प्लस चार्ज,
तो हमको पता है कि फॉर सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन हुआ करता है 11, सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन 11। यहाँ आ गया प्लस चार्ज, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा जेड, और प्लस चार्ज दैट मीन्स केटायन, तो केटायन के लिए क्या लिखा है माइनस साइन। चार्ज, चार्ज कितना है यहाँ पर 1 चार्ज है, कितना चार्ज है यहाँ पर 1 चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड, जेड था हमारे पास कितना 11, 11 माइनस 1 चार्ज है 1, तो ये आ गया कितना 10। फॉर्मूले से भी आया 10, और देखिए यहाँ से भी हमने किया है 10। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास आयन लिखा हुआ आता है, जब आपके पास आयन लिखा आता है, तो केटायन के केस में जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स कम करना है, और एनायन के केस में जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस करना है या बढ़ा देना है। जैसे देखिए इसके लिए यहाँ पर फॉर O-2 जेड इक्वल टू हमारे पास आया था 8, और इलेक्ट्रॉन से यदि कैलकुलेट करना है तो जेड प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। ध्यान रहे चार्ज आपको मैग्नीट्यूडली लेना है, ठीक है, मतलब माइनस तो यहाँ यूज नहीं करना है, नहीं तो जेड दैट मीन्स 8 माइनस 2 करके आप 6 ले आए। चार्ज आपके पास 2 आ रहा है, माइनस सिंबल ये है कि वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, प्लस सिंबल यहाँ पर है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है यहाँ पर, ये आएगा 8, चार्ज आया है 2 दैट इज 2, तो ये भी कितना हो गया 10। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरीके से आपको किसी भी आयन के लिए इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन करना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन तो जो एटम या मॉलिक्यूल्स में होगा वही होगा, आयन्स के लिए भी सेम होता है और एटम मॉलिक्यूल्स के लिए भी सेम होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर। जैसे यदि आपके पास लिखा आता है CO3-2 और पूछा जाता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर CO3-2। CO3- कार्बोनेट आयन के लिए इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन करना है आपको। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना 6 टेल से, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो गया 6, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 8, ये इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया देखिए 23 24, ठीक। ये टोटल ऐड करने पर कितना हुआ 30 1 CO3, चार्ज नहीं लगाया है अभी, 1 CO3, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके CO3 बना, ये है 30 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, और -2 चार्ज आ गया है। इसका मतलब CO3-2 यदि लिखा है तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा 30 प्लस 2 माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज के लिए जितना माइनस चार्ज रहता है उतना जोड़ना पड़ता है, यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा कितना 32। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस आयन के लिए होगा जो कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या देखा है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और आयनिक सब्सटेंस के लिए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये, और इनका मोल कंसेप्ट में क्या यूज हो रहा है ये भी हमने अभी स्टडी यहाँ पर किया। अब यदि क्वेश्चन आपके पास आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर 14 ग्राम ऑफ N-3। क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्या आपके पास 14 ग्राम ऑफ कितना है 14 ग्राम ऑफ N-3 है, इसमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। बड़ा टास्क होता है। तो आपके पास देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये पता करते हैं हम लोग कि वेट कितना दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 14 ग्राम, ठीक है, वेट 14 ग्राम है। तो
n-3। अभी हमने डिस्कस किया कि एटम्स में चार्ज आने पर आयन बनता है, ये बन गया है एनायन और इसका नाम है नाइट्राइड। क्या है ये? नाइट्राइड। तो इसके पास एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का मास नंबर जो है वो 14 है। मास नंबर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा, चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। तो एटॉमिक मास इक्वल हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल, मोलर मास वाला टर्म। ठीक है, तो मोल कितना आएगा यहाँ पर देखिए, मोल आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज ग्राम पर मोल। फॉर्मूला बार बार नहीं लिखा है हम, अब फॉर्मूला लिखते जाइए बार बार कि गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। फॉर्मूला क्या आएगा मोल का? मोल इक्वल हो जाएगा गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ये ग्राम में होना चाहिए और ये भी ग्राम पर मोल में होना चाहिए। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आया? 1 मोल। बहुत ही आसान है। 14 ग्राम ऑफ n-3 कंटेन 1 मोल ऑफ n-3। ठीक है, इसका मतलब है कि 14 ग्राम ऑफ n-3 कंटेन 1 मोल, दैट मीन्स 6.023 10 पावर 23 n-3। मोल में लिखा है तो 1 मोल होगा, या सिर्फ आयन में लिखना है तो 6.023 10 पावर 23 n-3 आयन हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ n-3 में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो भाई नाइट्रोजन के पास होता है 714, ये नाइट्रोजन के पास है, आयन बन गया है यहाँ पर। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 7, प्रोटॉन होता है 7 और न्यूट्रॉन होता है 7। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस चल रहा है तो ऐड हो गया है, प्लस हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन, देयर इज प्रोटॉन इक्वल टू 7 एंड न्यूट्रॉन ऑल्सो 7। ठीक है, तो इसके पास तो कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज, न्यूट्रल है ये। ठीक है, 7 प्रोटॉन के पास जितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। मतलब यदि हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया, इसकी बात करते हैं तो n-3 में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 7 प्रोटॉन है। ठीक है, तो 7 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से तो कैंसिल हो गया। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 3। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 3। किसमें? 1 n-3 में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 1 n-3 कंटेन 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक n-3 में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमारे पास कितना n-3 है? 6.023 10 पावर 23 n-3 है। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, देयरफॉर 6.023 10 पावर 23 n-3 कंटेन 3 into 6.023 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक नाइट्रोजन माइनस, दैट मीन्स नाइट्राइड 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 3 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो हमारे पास 14 ग्राम ऑफ n-3 में 6.023 10 पावर 23 n-3 था, इसीलिए टोटल n-3 में चार्ज आ रहा है हमारे पास 3 into 6.023 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको सॉल्व करें तो अप्रॉक्स में आएगा 18 into 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमारे पास ये पता चला है कि इतने इतने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, लेकिन कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन 1.6 10 पावर -19 कूलाम चार्ज, देयर इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है आपको। ठीक है, देयरफॉर टोटल चार्ज इक्वल्स टू इतना इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, ये इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो भाई ये है, तो टोटल चार्ज आ जाएगा 1.6 10 पावर -19 इंटू 18 इंटू
10 पावर 23। क्लियर हुआ पॉइंट? ये समझ में आ रहा है यहाँ तक की? तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 18 इंटू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बेस वैल्यू सेम है, पावर कम हो जाएगा, 10 पावर 4। क्लियर हुआ? इतना कूलॉम चार्ज हमारे पास 14 ग्राम ऑफ n-3 में प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो इस टाइप से देख रहे हैं आप, क्वेश्चन धीरे धीरे लेंदी होते जा रहा है। एकदम इनिशियली छोटे से पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, आयंस है। इसीलिए आपको ये सब बेसिक पॉइंट्स पता होगा, तभी जाके आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं दूसरे टाइप से। How many number of atoms present in 100 gram molecule of 100 gram molecule, यहाँ लिखते हैं 100 ग्राम मॉलिक्यूल H2SO4। H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 का मतलब क्या है? इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखते जाइए एक एक फॉर्मूला, आगे चल के आपको ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगे। आप देखिए यहाँ हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है प्रेजेंटिंग 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। छोटा सा पॉइंट है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत हिसाब से पढ़िए। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हमसे डेटा क्या दिया हुआ है हमको? 100 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। जी हाँ, ग्राम के बाद कोई ऑफ नहीं आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? इट इज अ नंबर। ये एक नंबर है, और कितना नंबर है? एंड इक्वल टू 1 मोल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल ही है। तो यहां लिखा हुआ है कितना? 100 ग्राम मॉलिक्यूल, दैट मीन्स 100 मोल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है हमारे पास। कितना मोल H2SO4 का प्रेजेंट है? 100 मोल H2SO4 प्रेजेंट है। इस बार हमको यहाँ पर गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये वेट नहीं दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर कितना दिया हुआ है? तो 100 ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 मोल लिखा हुआ है। अब देखिए H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो टोटल एटम्स कितना हो गया? 2 and 4, 6 and 1, that is 7 atoms. Now 100 मोल H2SO4 में देखिए 1 मोल H2SO4 में 7 मोल एटम है, तो 100 मोल में कितना हो जाएगा? 7 into 100 मोल एटम्स हो जाएगा। ठीक है, 7 into 100 मोल एटम्स हो जाएगा। या ओनली एटम्स की बात करें तो 7 into 100 इंटू मोल को हटा के लिख सकते हैं 0.6.023 तो 23 एटम्स। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये कितना आएगा देखिए, अप्रॉक्स कैलकुलेट करिए, 42 एंड 2 पावर यहाँ पर राइज हो जाएगा तो 25 एटम्स आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड जो ग्राम के बाद मॉलिक्यूल दैट मीन्स स्पेसिस लगा हुआ है, उसकी वजह से क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो गया
और इस बार हमारे पास गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और आंसर भी चेंज हो गया। तो आप जब सही फॉर्मूला लगाएंगे तभी आपका सही आंसर आएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन होगा और चार में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो जरूर आएगा। इस तरीके से आप तुक्के लगाने की प्रकृति में आ जाएंगे और फिर कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो कंपटीशन करने के लिए आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है और पूरे सॉल्व करने के बाद जब आंसर आता है, करेक्ट आंसर आता है, तभी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दें, अदरवाइज छोड़ दें क्वेश्चन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गैसेस सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। उसके बाद वापस हम इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि ये फॉर्मूले फिर से दिखाई देंगे लेकिन क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल होना चालू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।